हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्टूडेंट्स, आज के जो है लेक्चर में हम सॉल्यूशन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जो है हमारे पास केमिस्ट्री का केमिकल इक्विलिब्रियम जो है उसके जो है एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हो रहा है। तो डेली के हिसाब से जो है मैं आपको जो है इंशाल्लाह ताला 4 दिन के अंदर जो है इसके जो है शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन एंड इसकी जो है न्यूमेरिकल सारे करवा दूँगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारे पास ये है एमसीक्यूज़, तो वीडियो जो है वीडियो के बीच में आपके लिए एक मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ बताऊँगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम करने वाली है, जिसके बारे में आपको यानी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो यहाँ पर एमसीक्यू आ जाता है नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉल्स अबाउट डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो हम इसको ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कौन सी स्टेटमेंट है चारों में से कि जो गलत है डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में। तो पहली है इट टेक्स प्लेस इन अ क्लोज कंटेनर, सही है, कंटेनर क्लोज होना चाहिए, सही, बिल्कुल बात है, गलत नहीं है। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आर नॉट चेंज। तो जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो कंसंट्रेशन हो जाती है, वो कांस्टेंट हो जाती है, ना बढ़ती है ना कम होती है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाता है इक्वल रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। मतलब ये कि जितना जो है हमारे फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतना ही रिएक्ट जो है बैकवर्ड हो रहा है या रिवर्स हो रहा है। जितना हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उतना ही हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, हमारे पास क्या रिएक्टेंट फॉर्म हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी डिस्टर्ब टू एनी एक्सटर्नल स्ट्रेस। तो एक्सटर्नल स्ट्रेस हम कहते हैं यानी बाहर के एटमॉस्फेयर को चेंज करना, मतलब टेम्परेचर को चेंज करना, प्रेशर को चेंज करना। तो प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह को हम चेंज करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। चेंज अगर डिस्टर्ब करेंगे मतलब तो इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत बात है। इक्विलिब्रियम में फ़र्क आएगा अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, प्रेशर चेंज करेंगे, तो इक्विलिब्रियम का वो कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी, यानी पूरा जो रेशियो ही चेंज हो जाएगा। तो डी इज़ द रॉन्ग पॉइंट जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टेटमेंट गलत है। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाता है हमारा एमसीक्यू नंबर जो है 2। अब इस एमसीक्यू नंबर 2 में हमसे पूछा क्या जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया हुआ है किसी भी टाइप का एंड इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो एक्सप्रेशन कैसी। तो एक जहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है 4NH3, 4 अमोनिया है, 5O2 मिलकर बनाने 4NO6H2O। तो यहाँ पर ये रिएक्शन हो रहा है, तो कौन सी जो है एक्सप्रेशन कैसी का जो है हमारे पास वैल्यू को यानी जो है एक्सप्रेशन को बता रही है। बिल्कुल हमें पता है इस टाइप से जो भी हमारे पास नंबर ऑफ जो है मोल्स है, कोफिशिएंट है, उसको हम ऊपर पावर की फॉर्म में लिखते हैं। एंड ऊपर जो है हमें KC इज इक्वल टू हमें आता है हमारे सबसे पहले जो प्रोडक्ट आता है ऊपर, देन प्रोडक्ट के कंसनट्रेशन के नीचे आता है रिएक्टेंट। तो यहाँ पर ऐसे इसको हम रखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, हमें सबसे पहले तो ये वाली जो वैल्यू है मैं जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ ये ऊपर आनी चाहिए। और इसका जो 4 है वो यानी पावर की फॉर्म में NO4 आ रहा है, 4H2O6 आ रहा है। कोई और देखूँ इसमें है कि दूसरे वाले में तो नहीं आ रहा है, तो इसमें भी नहीं आ रहा, बट चौथे वाले में NO आ रहा है, लेकिन उसका जो कोफिशिएंट है 4 उसके साथ लिखा हुआ है, इसको ऊपर होना चाहिए। तो ये तीनों टर्म गलत हो रहे हैं एंड KC जो है पहला आंसर जिसका सही है। देन नीचे वाले अगर हम देखें NH3 आ रहा है, 4 ऊपर लिखा हुआ है, O2 5 ऊपर जो है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट रख दिया है। तो ए जो है हमने इसको इतनी जल्दी सॉल्व कर लिया क्योंकि तीनों का फ़र्क ही पहला अलग था। तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया। तो अब आगे की अगर हम बात करें, जो है हमारे पास नंबर 3 MCQ दिया हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ए है। देन अगर हम इसकी बात करें तो रिएक्शन विच नेवर गोज टू कम्प्लीशन, एक रिएक्शन जो कभी कंप्लीट नहीं रहता, चलता फिरता रिएक्शन। तो आपको पता है वो कंप्लीट नहीं होता क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। यहाँ पर इन्होंने डेफिनेशन बता दी बांधों की तरह। हम रिवर्सिबल रिएक्शन को कैसे जो है रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है कोई भी फॉरवर्ड रिएक्शन होता है सिंगल डायरेक्शन वाला, तो उसको हम एक एरो से डिनोट करते हैं। कोई भी रिवर्सिबल होता है तो हम उसको कितने कहाँ से जो डिनोट करते हैं, 2 एरो से, तो डबल एरोस। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आ जाता है हमारे पास MCQ नंबर 4, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ KC इज स्मॉल। अगर समझ लो हमने एक रिएक्शन करवाया है, वहाँ पर हमें जो KC की वैल्यू मिली है वो बहुत ज़्यादा कम मिली है, मतलब KC की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है। तो इसका क्या मुराद हो सकता है, यानी KC की यानी जो वैल्यू होगी निकलेगी हमें KC इज इक्वल टू जो हमारे पास से प्रोडक्ट आता है उसको डिवाइड करते हैं रिएक्टेंट से। अब दो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर KC की वैल्यू कम होने की वजह।
तो आपको पता है या तो हमारे पास प्रोडक्ट की जो है कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा क्या है, कम है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम है, या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। रिएक्टेंट मोर है एंड जो प्रोडक्ट है वो लेस है। तो ये जो है 2 पॉइंट है जो इफ़ेक्ट कर सकते हैं इसको। मैंने यहाँ पर बता दिया आपको कैसे। जो यार हम प्रोडक्ट बढ़ाएंगे तो यानी वो डिवाइड होगा तो वैल्यू ज़्यादा हमें मिलेगी, अगर जो है हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा है बट प्रोडक्ट हमारे पास अगर लेस है तो यानी ऊपर वैल्यू ही कम होगी, तो उसको और डिवाइड करेंगे तो हमें कम मिलेगा। या हमें रिएक्टेंट जो है हमारे पास जो है क्या है, मोर होगा। तो रिएक्टेंट जब हमारे पास जो होगा मोर होगा तो नीचे वैल्यू जो है डिनोमिनेटर में बढ़ जाएगी और डिवीजन एक बड़ी वैल्यू से होगा, तो कैसी हमें स्मॉल मिलेगा। अब यहाँ पर देखते हैं, अब रिएक्शन मिक्सचर कंटेन मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्शन मिक्सचर कंटेन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो इन दोनों को मैं डिस्कस करता हूँ आपको। पहले तीसरा चौथे की आपको कहानी ख़त्म करूँ। रिएक्शन मिक्सचर कंटेन ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट। जब इक्वल अमाउंट ही होगा तो 1 ही आंसर आएगा ना, मतलब अगर इक्वल अमाउंट होगी 1 नहीं आएगा, लेकिन जो आपके पास इक्वल अमाउंट होगी तो कैसे होगा, आपका स्मॉल होगा ही नहीं आपका, आप कैसे इंडिकेट कर जाएंगे। इक्वल का होना चाहिए। रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, भाई रिएक्शन अगर कंप्लीट हो गया है, रिएक्शन यानी कंप्लीट होने वाला है, तो तभी आपकी जो केसी की वैल्यू स्मॉल होती है। स्मॉल तब होती है जब यानी हमारे पास जो है केसी की वैल्यू जब हमारा रिएक्शन कंप्लीट होने वाला है। तो पहली बात तो रिएक्शन कंप्लीट होने वाला है तो तब हमें केसी मिलता ही नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ जाता है ना भाई। इक्विलिब्रियम के बाद हमें कांस्टेंट मिलेगा ना, अदरवाइज़ कहाँ पे मिलेगा हमें। तो वो कंप्लीशन होगा तो एक फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर डी गलत हो गया एंड जो है सी गलत होगा। अब ए और बी में मैंने आपको बताया मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट एंड मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, लेस की बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो हमने पढ़ा कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें 2 चीज़ें मिली हुई हैं, एक लेस है एक ज़्यादा है। तो लेस का तो हमें यहाँ पर कोई नामो निशान ही नहीं है मिल रहा, तो हम लेस को क्यों बात करें। यानी मोस्ट की ज़्यादा है, मोर चीज़ बात कर रही है, तो यानी मोर। तो हम मोर को डिस्कस करते हैं। तो या तो हमारा आपको पता है प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट मोर होगा, या रिएक्टेंट मोर होगा आपका। तो मैंने आपको क्या कहा, प्रोडक्ट मोर होने से क्या होगा, हमारे पास केसी की वैल्यू बढ़ेगी, रिएक्टेंट बढ़ेगा तो हमारे पास डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा और जो है हमारे पास वैल्यू किसकी केसी की हो जाएगी कम। तो हमारे पास रिएक्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। रिएक्शन के पास ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे। ए इज़ द करेक्ट आंसर। फाइनली मैंने आपको बता दिया, प्रूफ भी कर दिया इसके साथ। एंड हेंस अगर हम आगे बात करें तो आगे जो नंबर 5 MCQ है, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा जो है बस हार्ड है थोड़ा। तो फॉर विच सिस्टम डज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब यहाँ पर यानी चारों रिएक्शन है तो इनके जो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो केसी भी होगा। तो इनमें से कौन सा जो रिएक्शन है केसी एज यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, तो केसी के पास यूनिट है। तो यहाँ पर यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन लिखा हुआ है तो इस बात को छोड़ दें, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड की बात होगी। हाई लेवल पर मैं आपको बताऊँ तो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन मतलब केसी का ये होना चाहिए मोल पर dm³ होना चाहिए। जो केसी का जो यूनिट होना चाहिए ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा हकीकत में। यहाँ पर जो आंसर दिखाया ना मेरे चारों का, तो यहाँ पर हकीकत में ऐसे होना चाहिए केसी हैज़ यूनिट, केसी हैज़ सम यूनिट एनी टाइप ऑफ यूनिट, बट लिखा हुआ है तो मैं कुछ कह नहीं सकता और मुझे कोई आइडिया भी नहीं है। बट जहाँ तक मैंने पढ़ा NCERT की बुक्स में, तो इस बात को छोड़ दें, इसको इग्नोर कर दें, कोई बड़ी बात नहीं है ये। तो मतलब कौन से 4 रिएक्शन हैं उनमें जो है क्या हो रहा है, एक केसी के पास यूनिट है। तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया डायरेक्टली, इसको मैंने सॉल्व कर दिया। अब ए देखेंगे ना, ए बी के पास 9 यूनिट है, सी के पास 9 यूनिट है, डी के पास 9 यूनिट है, ए के पास मोल नेगेटिव का 2 dm6 का यूनिट है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर हमारे पास ये जो वैल्यू है ऊपर 2 मोल डॉट dm³ ऊपर जो है 2 हैं, ऊपर 2 दिए गए हैं, नीचे भी एक मोल है, मोल डॉट dm³ का बन गया ऐसे। दूसरा भी है, एक ने इसको नीचे कैंसिल कर दिया, एक ने इसको दूसरे में, तो तीसरे में भी यही हो रहा है, चौथे में तो है ही, चारों में एक एक सबको कैंसिल कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो स्टोइचोमेट्रिक हमें कोफिशिएंट मिल रहा है अलग, और देन हमें एक यूनिट मिल जा रहा है यहाँ पर, अदरवाइज़ बाकी कैंसिल हो जा रहे हैं।
मैंने आपको पढ़ाया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था जो है यूनिट ऑफ जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके जो यूनिट में मैंने आपको 3 जो न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दिए थे। तो उसकी जो वीडियो आप देखेंगे तो चैनल पे मिल जाएगी आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। क्या आंसर है इसका? ए आंसर है। तो मैंने आपको बता दिया, तो वीडियो में जाके देखें तो आपको समझ आ जाएगा कैसे यूनिट मैंने निकाला इसका। द यूनिट ऑफ Kc फॉर रिएक्शन N2 + O2 2NO। तो Kc का क्या यूनिट होगा जब हम N2 + O2 और उसका रिएक्शन होगा? तो उसको डायरेक्टली हम यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जब हमारे पास N2 की एक वैल्यू मिलेगी हमें, यस ये रहा। तो यहाँ पर हमें N2 जो है हम पहले ऊपर लिखेंगे जो है हमारा जो है प्रोडक्ट आएगा NO2 मिलेगा हमें। दो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 मौजूद है ना, NO2 मिल गया हमें। अब नीचे क्या मिलेगा हमें? N2 का प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? O2 के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ऊपर क्या आएगा? मोल। इसको हम इरेज कर दें तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर ऊपर मिलेगा 2 मोल डॉट DM क्यूब, मोल डॉट DM क्यूब। ऊपर 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2 मिलेगा। इधर सिर्फ सिंगल मिलेगा हमें, एक मिल गया, एक और मिलेगा। ऐसे लिख दिया मैंने जल्दी में। वो एक वाले ने इसको कैंसिल कर दिया, दूसरा वहाँ पे 2 में से 1 बचा, एक ने इसको कैंसिल कर दिया। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर क्या बचा? कोई भी यूनिट नहीं बचा। तो इसका जो आंसर है D, नो यूनिट। ठीक है, आप ऐसे इसको प्रूव कर सकते हैं। और इसका जो है मैंने आपको सॉल्यूशन करवा दिया है। ये भी उसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट से जो है ताल्लुकात रखता है। द सिस्टम स्टेबल इन इक्विलिब्रियम व्हेन। वो सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में जो है स्टेबल होता है तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? QC = KC। तो हमने पढ़ा था QC = KC। जो प्रॉपर्टीज़ थी या इंपॉर्टेंस थी हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, वहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्टली। QC कैन बी डिफाइंड एज, जो हमारे पास QC है कांस्टेंट है जो है हमारे पास कांस्टेंट का, तो वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम इसको? तो बहुत सारे हैं हमें यहाँ पर दिखाया हुआ है, बट जो हमें मुझे मिला है यहाँ पर जो है बुक का एक समरी में जाके देखेंगे तो रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स। तो मुझे वहाँ से ये मिला है। बुक में कोई भी एक प्रॉपर चारों में से कोई भी नहीं लिखा हुआ था, लेकिन मुझे जहाँ तक लगा है यहाँ पर हो सकता है। तो मैं 75% श्योर हूँ, तो श्योर हूँ कि इसका जो है आंसर प्रीटी श्योर हूँ कि यही होगा। लेकिन माइट भी पॉसिबल है कुछ अलग हो सकता है। अगर कुछ अलग हो तो मुझे बताइएगा लाजमी कमेंट सेक्शन में, तो मैं सही करवा लूँ उसको। 75% मैं प्रीटी श्योर हूँ आंसर यही होगा। लेकिन फिर से भी मैं आपको बता देता हूँ कुछ भी हो सकता है इशू, तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। तो अब आ जाता है हमारे पास 9वां नंबर MCQ। तो यही एक स्पेशल टाइप का जो है MCQ होने वाला है हमारा। तो इसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बैकवर्ड रिएक्शन। तो आप बुक को शुरू से ही पढ़ लें, आपको बुक में कहीं पर भी बैकवर्ड रिएक्शन का टर्म नज़र नहीं आएगा। ये बैकवर्ड रिएक्शन होता क्या है? अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, ये पहली वीडियो आपने आंसर के लिए आ गए हैं देखने के लिए, आप कहेंगे भाई बैकवर्ड रिएक्शन होता क्या है, हमने तो फॉरवर्ड पढ़ा है। तो जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो मैंने उनको क्लियर करवा दिया है बैकवर्ड एंड जो है हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन का कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली हमारे पास बुक में कहीं पर भी चैप्टर में जो है बैकवर्ड रिएक्शन का टर्म दिया ही नहीं हुआ था। फॉरवर्ड एंड रिवर्स का दिया हुआ था, फॉरवर्ड एंड रिवर्स का दिया हुआ था। तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स का इन्होंने हमको दिया हुआ था टर्म। तो हम रिवर्स रिएक्शन, एक और नाम को कहा जाता है बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन का एक और दूसरा नाम है। तो बट आपको जो यहाँ पर सिंध बोर्ड में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड तक भी। तो ये अलग अलग कोर्स में यूज़ होता है। तो गाइज यहाँ पर जो है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन कौन सा जो शो करता है? तो बैकवर्ड तो मुझे पता है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो अब यहाँ पर मिस्टेक यहाँ पर दी ये हुई है कि 1 and 2, दूसरे में 2 एंड आगे क्या है? आगे इन्होंने कुछ दिया ही नहीं हुआ। तीसरे में 2 ओनली, चौथे में DO, O के बाद स्पेस दे दिया NY।
तो और दूसरी बात तो यहाँ पे मुझे कलर भी सही से नज़र नहीं आ रहा है कि मैं आपको कैसे इसको डेमोन्स्ट्रेट करवाऊँ। तो गैस ये MCQ का मुझे समझ नहीं आया क्या भंग खा के इन्होंने बनाया या फॉरवर्ड रिएक्शन की तरह बनाया इन्होंने, मुझे बात समझ नहीं आ रही। फिर भी मैंने देखा है इसको बहुत हार्डली, इसका मुझे थोड़ा बहुत 3 से ताल्लुकात लग रहा है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इसका यही होगा। मेरे ख्याल से मुझे जहाँ तक ये पता है इसका जो है बुक आ जाए नहीं। गाइस मुझे कोई भी आइडिया नहीं है अभी तक कि क्या आंसर हो सकता है इसका, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल प्योर कलर्स यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं लैपटॉप में। एडिटिंग के बाद माइट भी पॉसिबल है आपको नज़र आ जाए ब्राइटनेस के बाद, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या हो सकता है। कलर करे कॉम्बिनेशंस मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहे। तो बुक आए वहाँ पर क्लियर जो है मुझे PDF मिले तो उसमें मैं आपको समझा कर बता सकता हूँ। तो फिलहाल इस MCQ को स्किप कर लीजिए, यहाँ पर कलर्स डायग्राम में शो नहीं हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारा आ जाता है MCQ नंबर 10। द वैल्यू ऑफ KC इंक्रीजेस। वहाँ पर क्या था, वैल्यू ऑफ KC इज़ लो। मैंने आपको क्या बताया KC की वैल्यू क्यों कम होती है, 2 मैंने आपको पॉइंट बताया। जब आपके पास KC की वैल्यू कम तब होगी जब आपका जो है प्रोडक्ट कम हो या आपके पास रिएक्टेंट ज़्यादा हो। तो अब KC की जो है वैल्यू इंक्रीज़ कब होगी, इंक्रीज़ तब होगी जब प्रोडक्ट इज़ लेस। प्रोडक्ट कहाँ पर आता है, प्रोडक्ट ऊपर आता है हमारे पास आपको पता है, एंड रिएक्टेंट नीचे आता है। तो प्रोडक्ट जब कम होगा हमारे पास, प्रोडक्ट जब हमारे पास कम होगा तो KC की वैल्यू कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है भाई, प्रोडक्ट कम होगा तो KC की वैल्यू कम हो जाएगी ना। प्रोडक्ट कम होगा तो KC की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो हमारी बढ़ेगी। जब हमारे पास रिएक्टेंट ज़्यादा होगा तो तब क्या होगी, वैल्यू कम हो जाएगी। भाई डिनोमिनेटर ज़्यादा हो गया, उसने प्रोडक्ट को ज़्यादा कैंसिल कर, डिवाइड की वैल्यू, डिवीजन की वैल्यू बढ़ गई भाई डिनोमिनेटर की। तो C और A के हमें जो है अगर हम ये आंसर होगा तो जो हमारे पास KC कम होगा। बट एक हमारे पास है ऑप्शन प्रोडक्ट इज़ मोर। जब प्रोडक्ट ही ज़्यादा होगा हमारे पास, रिएक्टेंट भले कितना भी है, प्रोडक्ट अगर ट्वाइस में है तो हमारे जो है आंसर ट्वाइस में आएगा। मतलब KC की अगर वैल्यू इंक्रीज तब होगी जब हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी। इस जो है MCQ के हिसाब से प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा हो या रिएक्टेंट की वैल्यू कम हो। तो D तो होगा नहीं इसका, तो इसका करेक्ट आंसर है गाइस यहाँ पर हमारा क्या है, C इज़ द करेक्ट आंसर, रिएक्टेंट इज मोर। ठीक है गाइस। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो, सवाल हो, ये क्यों नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, ऊपर WhatsApp नंबर है, आप वहाँ से मालूम कर सकते हैं, अपना बता सकते हैं सवाल। कमेंट सेक्शन में भी सवाल पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला उसकी वीडियो आपके लिए आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सकें।